Yes, students, this is Nitin Jain, your commerce teacher. This time we will study in statistics the chapter name index number. किसी एक ईयर के कंपैरिजन आगे आने वाले किसी दूसरे ईयर में एक इकोनॉमी के अंदर में क्या चेंजेस आए हैं, एक परिवार के ऊपर उनके खर्चे में या एक देश के अंदर में या किसी इकोनॉमी के अंदर में वो कितना पैसा पहले खर्च कर रहे थे और कितना पैसा उन्हें अब खर्च करना पड़ जाएगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर एक सिचुएशन है जो ये इंडिकेट करती है कि किसी एक इकोनॉमी के अंदर में एक सर्टेन टाइम गैप के अंदर कितने चेंजेस आए। तो वो इंडेक्स नंबर को एस्टिमेट करने का हमारे पास हमारा एक पैटर्न है। इंडेक्स नंबर का मतलब एक तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज ये वाला कोई ईयर है 2020, इस वाले ईयर के अंदर में कोई भी एक फैमिली थी और ये फैमिली 3-4 सामान कंज्यूम कर रही थी। सपोज ये फैमिली कंज्यूम कर रही थी 1 kg ऑफ राइस। तो 1 kg ऑफ राइस के लिए ये लोग पे कर रहे थे सपोज 80 रुपीज़। साथ में ये लोग फैमिली कंज्यूम कर रही थी 1 kg ऑफ शुगर और इसके लिए ये यहाँ पे कर रहे थे 32 रुपीज़। एंड पैरेलली थर्ड केस में ये लोग यूज़ कर रहे थे 1 kg ऑफ वीट और इसके लिए ये पे कर रहे थे 28 रुपीज़। तो 2020 में ये वाली जो एक फैमिली थी ये अपने अलग अलग सामानों को अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए अगर ये 3 चीज़ें परचेज कर रहे थे तो हमने माना एक स्पेसिफिक क्वालिटी और एक क्वांटिटी जिसकी बात यहाँ चल रही है उसमें कितना कितना पैसा ये इकोनॉमी खर्च कर रही है। तो जो टोटल इनके यहाँ खर्चा हो रहा था क्यों 140 रुपीज़ ये फैमिली टोटल पैसा खर्चा कर रही है इन द ईयर 28 है। सो ये फैमिलीज़ का 2020 का एक्सपेंडिचर रहा। लेकिन 2021 में आकर के ये फैमिली के अंदर में खर्चे की अमाउंट में कुछ चेंजेस आ गए। जैसे अब जो राइस था इसके लिए इनको मार्केट में 1 kg ऑफ राइस सेम क्वालिटी के लिए इनको अब पे करना पड़ रहा है 85। मार्केट में चीज़ महंगी हो गई। हो सकता है शुगर का रेट कुछ कम हो जाए या बराबर का बना रहे या महंगा भी हो सकता है। तो हमने पता लगाया कि 2021 में जो रेट ऑफ शुगर था वो सपोज 30 रुपीज़ था और वीट का प्राइस जो था वो अपनी जगह पर एज इट इज़ कांस्टेंट बना रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस पोजीशन की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट्स पर रिएक्शन अलग अलग प्रकार से होगा। तो क्या अल्टीमेट इफेक्ट पड़ रहा है और वो परिवार में, वो फैमिली में, वो इकोनॉमी में या जो कंज्यूमर है उसको कितना पैसा अब खर्च करना पड़ेगा जबकि वो फैमिली पहले कितना पैसा खर्च कर रही थी, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। नाउ दे नीड टू पे 143। प्रीवियसली सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी को परचेज करने में ये इकोनॉमी मेंबर को पेमेंट करना पड़ रहा था 140 रुपीज़ और अब इन्हें पे करना पड़ा है 143। मतलब पैसे या सामान महंगा हो गया। नाउ दे नीड टू पे मोर। तो यहाँ इस इंडेक्स नंबर के चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार इकोनॉमी के जो मेंबर्स हैं उस पर क्या प्रकार का इंपैक्ट जनरेट हो रहा है, क्या प्रकार का असर, क्या प्रकार का अंतर आ रहा है। यानी किसी सामानों को परचेज करने में, किसी क्वांटिटी को परचेज करने में ये इकोनॉमी पहले कितना पैसा खर्चा कर रही थी और अब कितना खर्चा कर रही है। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हजारों चीज़ें कंज्यूम करने के लिए हैं कंज्यूमर की तरफ से। किचन गैस का सिलेंडर भी है, मकान का किराया भी देना है, पेट्रोल भी खर्च करना है, बिजली का बिल भी पेमेंट होगा, बच्चों की स्कूल की फीस भी जाएगी, कपड़े भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, आटा भी चाहिए। तो हजार चीज़ें परिवार के सदस्यों को चाहिए, तो इन सब में खर्चा करना पड़ेगा। अब इन सारे के सारे प्रकार के खर्चे जो आप करेंगे इसमें किसी की वैल्यू बढ़ भी सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, किसी की कांस्टेंट भी बनी रह सकती है। तो इंडेक्स नंबर में हम ओवरऑल इंपैक्ट पढ़ते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमारा क्या खर्चा करना पड़ रहा था और अब क्या खर्चा करना पड़ रहा है। तो इंडेक्स नंबर मतलब कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एक इकोनॉमी के अंदर में क्या क्या चेंजेस क्रिएट हुए हैं इसका एक व्यू मैंने आपको समझाया कि आखिर इंडेक्स नंबर किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करे जाने के लिए हमारे पास कई सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, इन सभी को हम वन बाय वन स्टडी करते हुए चलने वाले हैं।
तो इंडेक्स नंबर में बेसिकली दो प्रकार की कंडीशंस हैं। नंबर वन, एक कंडीशन तो वो है जिसमें लिखते हैं कि ओनली प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर ईयर्स इज गिवन, ओनली प्राइस इंफॉर्मेशन इज गिवन। मतलब यहां पर क्वांटिटी से कंसर्निंग कोई बात नहीं कही जा रही है, जो भी डिटेल, जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन केवल और केवल प्राइस को लेकर के है, ओनली प्राइस इज गिवन। एंड सेकेंड कंडीशन कहते हैं व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी कंजम्पशन बोथ इंफॉर्मेशंस आर गिवन। तो जब कभी भी इंफॉर्मेशन केवल प्राइस को लेकर के है तो एक जानकारी हुई, और जब कभी इंफॉर्मेशन प्राइस और क्वांटिटी दोनों को लेकर के है तो एक दूसरी जानकारी ये वाली हो गई। अब यहां अगर ये इंफॉर्मेशन केवल प्राइस को लेकर के है और इसमें हमें इंडेक्सिंग करनी है, तो यहां दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वर्किंग करने के लिए। एक होता है इसके अंदर FBI, और इसका मतलब होता है फिक्स्ड बेस इंडेक्स। मतलब कैलकुलेशन करना है, इंडेक्सिंग करनी है, तो बेस फिक्स है, एक पर्टिकुलर बेस के आधार पर आप इंडेक्सिंग कर पाएंगे। और दूसरा वाला होता है CBI, और इसका मतलब होता है चेन बेस इंडेक्स। तो यहां कैलकुलेशन में दो चीजें हैं, एक है फिक्स बेस इंडेक्स और दूसरा है चेन बेस इंडेक्स। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों फॉर्मूले केवल तब अप्लाई होंगे, या दोनों तरह से आप इंडेक्सिंग तब कर पाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन केवल और केवल प्राइस की होगी। तो अगर केवल प्राइस की जानकारी दी गई है तो आप इंडेक्स इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर प्राइस और क्वांटिटी दोनों बातें दी गई हैं, तो फिर यहां पर इंडेक्सिंग करने के लिए आपके पास टोटल 3 फॉर्मूले हैं। इसमें नंबर 1 है लेस्प्रे फॉर्मूला। तो लेस्प्रे मेथड है जिन्होंने बताया, सिखाया कि आप कैसे करके इंडेक्सिंग कर सकते हैं। पॉपुलर वन है लेस्प्रे। सेकंड फॉर्मूला है पास्चे। तो सेकंड है पास्चे मेथड। और थर्ड जो यहां पर कैलकुलेशन करने का पैटर्न आपके पास रहेगा, ये रहेगा फिशर मेथड। इस तरीके से यहां कैलकुलेशन के लिए फिलहाल 3 मेथड्स की बात हम एक एक करके करने वाले हैं कि जब हम इंडेक्सिंग करेंगे और इंडेक्स नंबर्स पता लगाएंगे, यानी ये पता लगाएंगे कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन करंट ईयर में हमें क्या पे करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन बेसिस करेंगे। तो 2 तरह की बातें मैंने डिस्कस करी कि इंडेक्स नंबर जब कभी आप एस्टिमेट करते हैं तो इंडेक्स नंबर निकालने के 2 बेसिक तरीके हैं। नंबर 1 व्हेन ओनली प्राइस इंफॉर्मेशन इज गिवन, एंड नंबर 2 प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर गिवन। In case price is given, then 2 conditions. Number 1 FBI fixed base index, number 2 CBI chain base index. लेकिन जब कभी भी प्राइस और क्वांटिटी दोनों की जानकारी दी जाएगी तो कैलकुलेशन 3 प्रकार से हो सकती है, लेस्प्रे, पास्चे और फिशर। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के तरीके तो और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा CBSE पैटर्न या ICSE पैटर्न है तो इसको हमें पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो या तो हमारे पास जानकारी इस चीज की हुई, अब इस जानकारी से आगे हम इंडेक्सिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर अभी तुरंत बात करते हैं। कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने? अब आगे स्टूडेंट्स, यहां पर में जब कभी ये वर्किंग की जाती है तो इस वर्किंग में 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो आपको एक एक करके समझनी चाहिए, और पूरे क्वेश्चन में जगह जगह पर इनका यूज हो जाने वाला है। तो ये किस तरीके से टर्म्स चलती हैं, क्या इनका यूज है, उस पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 इंफॉर्मेशन है प्राइस। प्राइस के रिलेटेड जो जानकारी हमारे पास आती है उसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते हैं P। तो इंडेक्स नंबर के चैप्टर में जहां भी कहीं P मार्क हो जाएगा उसका मतलब प्राइस का मतलब है कि ये प्राइस की बात चल रही है। ध्यान रखिएगा यहां प्राइस जो P लिखना है वो कैपिटल लेटर लिखने का ही कोशिश करना है। सेकंड है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की जानकारी का मतलब हुआ Q। तो यहां जो Q अब हम इसमें मार्क करेंगे, ये जगह जगह पर Q मार्क होगा और ये Q इस तरीके का Q मार्क होगा, स्मॉल लेटर। यहां पर नेक्स्ट नंबर का इंफॉर्मेशन जो लगभग हर जगह काम आना ही आना है, ये है बेस ईयर। तो बेस ईयर का जो डिनोमिनेशन है, सिंबल है, ये 0 है। 0 के आधार पर बेस ईयर काउंट होता है। और लास्ट है हमारे यहां करेंट ईयर। तो यहां पर में 4 प्रकार की जानकारी है और करेंट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो 4 चीजें हैं, प्राइस, क्वांटिटी, बेस ईयर एंड करेंट ईयर। प्राइस कंसर्न है P से, क्वांटिटी कंसर्न है Q से, बेस ईयर कंसर्न है 0
और करेंट ईयर कंसर्न है 1। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, हम जगह जगह पर इनका यूज करेंगे, बहुत सारी जगह यूज करेंगे, तो ये इन्हीं नामों से सिंबॉलिकली प्रेजेंट होंगे। अगर स्टूडेंट्स कहीं पर इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के अंदर लिखा जाता है P0, तो उसको इसी तरीके से लिखा जाएगा, P नीचे को, G थोड़ा छोटा ऊपर को, नीचे को, यहां लिखा जाएगा P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो अगर वो P0 की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, वो प्राइस ऑफ बेस ईयर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर कहा जा रहा है Q1, सपोज ये Q1 कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, क्योंकि 1 इन्होंने मार्क किया है। तो हमें कहीं पर इतना सारा लिखना पड़े क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, तो शॉर्ट में कैसे ले सकते हैं इस चीज को, Q1 ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं Q0, तो इस Q0 का मीनिंग क्या निकल करके आएगा, Q0 का मतलब होगा क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। इसी तरीके से क्या लिखा है P1, तो ये प्राइस ऑफ करेंट ईयर हो जाएगा। तो ये सिंबॉलिकली इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इंडेक्स नंबर किस तरीके से वर्किंग करता है, सारी जानकारी हमारे पास यहां तक अभी तक आ गई। अब इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर लेने से हमारा फायदा नुकसान क्या हुआ। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने से किसी भी जगह पर गवर्नमेंट, सरकार कितनी एफिशिएंट है और वो सरकार अपना काम कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है, इस बात की जानकारी आ पाती है। ध्यान रखिएगा, मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर में महंगाई का आना, इन्फ्लेशन का आना अच्छी बात है। अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो इकोनॉमी ग्रोथ भी नहीं करेगी। तो किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। लेकिन ये ग्रोथ, ये इकोनॉमिक इन्फ्लेशनरी गैप पर्सन की एक कंट्रोलेबल लिमिट के अंदर में होना चाहिए। अगर ये ग्रोथ पर्सन की कंट्रोल लिमिट से बाहर चली जाती है, ग्रोथ की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में पर्सन प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो इकोनॉमी फेल हो जाएगी। यानी कंट्रोल्ड अगर ग्रोथ आ रही है तो ये बात इफेक्टिव है, अदरवाइज ये चीज यूजलेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन कितना है या डिफ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन चीजें महंगी कितनी हो गई और डिफ्लेशन चीजें सस्ती कितनी हो गई। इन्फ्लेशन आ रहा है भाई, मान लो कल तक कोई सामान 100 रुपए में अवेलेबल हो पा रहा था, अब वही सामान 120 रुपए में अवेलेबल हो पा रहा है। लेकिन कल तक पर्सन की इनकम थी 100 रुपए, अब पर्सन की इनकम हो गई 103 रुपए। तो भैया इस तरीके से तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की वैल्यू काफी डल है। तो हम पता लगा पाते हैं कि लोगों की इनकम में कितना चेंज आ रहा है, लोगों की वैल्यू में कितना चेंज। स्टूडेंट्स यहां पर अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिक्स बेस इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेशन करने का, ये किस तरीके से वर्किंग चलने वाली है। तो यहां सीखने का इस समय का मेथड और इसका नाम फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका फॉर्मूला मैं सिखा रहा हूं। तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स के अंदर में यहां पर लिखा है ईयर। अब ईयर वाइज जो इंफॉर्मेशन है यहां पर, इसमें है 2002, आगे है 2003, 2004, 5, 6, 7 एंड 8। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ईयर्स का डिटेल मैंने इमेजनरी कोट किया है यहां पर। तो ये तो हो गया ईयर। आगे इसमें कहते हैं प्राइस फॉर शुगर। तो शुगर का प्राइस इन वाले ईयर्स में कितना कितना था, उसका डेटा हम यहां इमेजनरी कोट कर रहे हैं। तो 2002 में जो शुगर का प्राइस था, ऐसा हम मान के चलते हैं, सपोज दिस इज 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी। 2003 में पहुंच करके मालूम पड़ा तो ये शुगर का प्राइस 22 रुपीज अब पहुंच गया। 2004 में ये प्राइस हो गया 25 रुपीज पर केजी, लेकिन 2005 में ये प्राइस वापस से 23 रुपीज का अब रह गया। इसके बाद 2006 में आकर के ये प्राइस जो अब हो गया दैट इज 24 ऑनवर्ड्स 28 एंड दिस टाइम दिस इज 30। तो अलग अलग ईयर्स में कितना कितना प्राइस ऑफ शुगर रह रहा है वो डिटेल्स यहाँ पर कही जा रही हैं कि कितनी कितनी वैल्यूज अब हैं। तो यहाँ दो चीजें हुई, एक तो हुआ ईयर और एक हुआ प्राइस ऑफ शुगर। इस डिटेल के बिहाफ पर हमें पक्का पता चलेगा कि कितना कितना वर्किंग होने वाला है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें करना है फिक्स बेस
इंडेक्स। तो यहां फिक्स बेस इंडेक्स का मतलब है कि इंफॉर्मेशन का जो बेस है, जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी जगह कांस्टेंट है, उसमें कोई प्रकार का वेरिएशन, उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं आ पा रहा। यानी इस प्रकार की वर्किंग का नाम क्या हो? एफबीआई फिक्स बेस इंडेक्स। पूरे सवाल के लिए एक बार जो बेस डिसाइड हो जाएगा वही वाले बेस के आधार पर पूरी कैलकुलेशन करके रखी जाएगी। तो या तो जैसे आपको ये डेटा मिला क्वेश्चन के अंदर में कि भाई ईयर हमारा ये वाला है और प्राइस ऑफ शुगर इतना इतना है, तो इसके लिए आप फिक्स बेस इंडेक्स एफबीआई ड्रॉ करिए। तो क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि साहब एफबीआई निकालिए, तब तो आप एफबीआई के थ्रू वर्किंग कर लेंगे और उसमें वो ईयर भी कह सकते हैं कि टेकिंग 2002, अदरवाइज 2005, अदरवाइज 2006, 2003 एज बेस। तो क्वेश्चन वाला अगर खुद से कह दे कि आपको कौन से ईयर को बेस मान करके कैलकुलेशन करना है तो सारा ही काम आसान हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला बेस को सजेस्ट नहीं कर रहा है और बेस आपको खुद से निकालना पड़ेगा, तो आप फर्स्ट वाले ईयर को अपने आप से बेस मान लोगे। तो फिलहाल हमने यहां पर लिखा है और ये मान के चल रहे हैं टेकिंग 2002 एज बेस। तो फिलहाल हमने क्वेश्चन की ये बात मान ली। ये क्वेश्चन में सपोज ये कहा गया है कि 2002 बेस कंसीडर करके हमें वर्किंग करनी है। तो स्टूडेंट यहां पर हम फिक्स बेस इंडेक्स, तो अब पूरे सवाल के लिए बेस फिक्स हो गया। हर बार जिस किसी ईयर के लिए आप कैलकुलेशन करोगे, तो जिस किसी भी ईयर के लिए कैलकुलेशन करोगे वो तो होगा करेंट ईयर। जिस किसी ईयर के लिए कैलकुलेशन करो उसका नाम क्या है? करेंट ईयर। और जिस ईयर को बेस मान करके वर्किंग करोगे वो हो जाएगा बेस ईयर। तो यहां पर अब हमें निकालना है एफबीआई यानी फिक्स बेस इंडेक्स। तो स्टूडेंट यहां पर पीआर यानी प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा फिक्स बेस इंडेक्स का, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100 और इसके थ्रू हम बेस इंडेक्सिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहला वाला ईयर 20 है, तो अब 2002 के लिए कैलकुलेशन करना है, तो जिस ईयर के लिए कैलकुलेशन करना है वो तो हो गया बेस ईयर, तो 20 तो हो गया बेस ईयर P1। जिस ईयर को बेस सजेस्ट करके वर्किंग चल रही है वो हमारे पास हो जाएगा वो वाला ईयर हमारे पास हो जाएगा P1 का, जिसका कि 20 तो करंट ईयर हो गया, और जो हमारा प्रीवियस वाला बेस है वो हो जाएगा 20 और इनटू में आ जाएगा 100। अब की बार वर्किंग बनी 20 अपॉन 20 इंटू 100। ऐसा होने के पीछे स्टूडेंट खास कारण ये है कि हमें जो वर्किंग कैलकुलेशन करनी थी वो फर्स्ट वाले ईयर 2002 के लिए करनी थी। तो जिस ईयर के लिए कैलकुलेशन करनी है वो तो है P1 प्राइस ऑफ करेंट ईयर, और जिस ईयर को बेस कंसीडर किया जाना है वो है P0। तो कुल मिला के कहने की बात रही P1 अपॉन P0 इंटू 100 यानी 20 अपॉन 20 इंटू 100, P1 अपॉन P0। अब सेकेंड वाला ईयर आया 2003। अब इस वाले ईयर में प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला जाएगा? तो अब की बार करंट ईयर कौन है? 2003 करंट ईयर है, तो करंट ईयर का P1 कंसीडर कर लेंगे, तो P1 तो हो जाएगा 22 और अपॉन में बेस ईयर कौन रहेगा पूरे सवाल के लिए? 20, तो वो वैल्यू रहनी है इसकी 2002 की वैल्यू 20 और इनटू में आ जाएगा 100। सेम सीक्वेंस स्टूडेंट 2004 के लिए भी फॉलो करा जाएगा। यहां पर हो जाएगा 25 अपॉन 20 इंटू 100। ऐसे ही अगर हम लोग मान लीजिए आगे का ईयर 2007 के लिए बात करते हैं, सपोज 28 के, तो कैलकुलेशन बनेगा 28 अपॉन 20 और इंटू में 100। कैलकुलेशन का क्राइटेरिया हर जगह कॉमन ही रहने वाला है, मैंने कुछ एक कंडीशंस बताई हैं। अब इसमें से पीआर कैलकुलेशन कर लेंगे कितना कितना प्राइस रिलेटिव आता है। तो 20 अपॉन 20 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 1 टाइम इंटू 100, तो 100% तो यहाँ पर आ गया। सेकेंड है 22 अपॉन 20, तो 110% यहाँ पर आ जाएगा। ऑनवर्ड से 25 अपॉन 20 इंटू 100, तो 125% वैल्यू यहाँ पर आ जानी है। 28 अपॉन 20, तो ये वैल्यू हमारे पास जो बन जाएगी, तो दिस इज 140, ये हमारे पास परसेंटेज वाइज ये वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग ईयर्स में हमारे यहाँ प्राइस रिलेटिव की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, और जितना पैसा हम पहला खर्चा कर रहे थे उसकी जगह अब हम जो पैसा खर्चा कर रहे हैं उसमें कितने चेंजेस यहाँ पर क्रिएट हुए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिक्स बेस इंडेक्स है, जिसके थ्रू हम वर्किंग कैलकुलेशन में बेस अगर फिक्स है, नाम समझ में आ रहा है, फिक्स बेस इंडेक्स, यानी पूरे क्वेश्चन के लिए बेस कैसा है? फिक्स है, बेस इंडेक्सिंग बनी रहेगी, बेस में कोई प्रकार का चेंज इस वर्किंग में नहीं आएगा। इस प्रकार की कैलकुलेशन का नाम फिक्स बेस इंडेक्स, यानी बेस जो है वो हर बार एक जैसा बना रहेगा। ये सब कुछ कॉपी हो गया। अब आगे, यहां से आगे हम तो इसको इरेज कर देना, तो इसके आगे अब हम सीखेंगे सीबीआई यानी कि चेन बेस इंडेक्स, कि अगर ये कैलकुलेशन
चेन बेस पर होगी तो फिर ये वर्किंग कैसे होगी और चेन बेस का क्राइटेरिया किस प्रकार का अब रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी काम आसान है। अब की बार हम फिक्स बेस की जगह सीखने वाले हैं चेन बेस इंडेक्स। मैंने सेम क्वेश्चन रखा है और इसी क्वेश्चन को मैं चेन बेस में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर हम लोगों को चेन बेस इंडेक्स डिस्कस करना है तो इसमें एक सीक्वेंस कंसीडर किया जाएगा और अब की बार क्वेश्चन के अंदर में ये तरीके से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी कौन सा ईयर बेस है, क्योंकि तो चेन बेस है। चेन बेस इंडेक्स में जब कभी भी आप ये वर्किंग करेंगे और इंडेक्सिंग करेंगे तो फॉर्मूला यहां पर भी वही वाला है और फॉर्मूला वही P1 अपॉन P0 इंटू 100, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में चेंज नहीं है। स्टूडेंट्स यहां मैं आपको एक बात पहले और क्लियर कर दूं। अक्सर कर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं। आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में जितने ईयर दिए जाएंगे, जैसे कि फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन में जितने ईयर्स दिए जाएंगे आंसर इंडेक्स नंबर में उतने ही आएंगे। तो अभी फिलहाल के क्वेश्चन में 7 ईयर्स का डिटेल दिया गया है, तो जो आंसर आप फाइनलाइज करोगे उसमें आंसर भी 7 ही आएंगे। तो इस वाले सिस्टम का नाम क्या हुआ? इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग करने के लिए तरीके में वर्किंग यहां पे चलती है। सिस्टम का नाम चेन बेस इंडेक्स, वर्किंग कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी। अब ये चेन बेस इंडेक्स में कैसे करके हम फॉर्मूला चलते हैं, वर्किंग चलते हैं। सपोज आप कैलकुलेशन कर रहे हैं 2006 के लिए और चेन बेस इंडेक्स चल रहा है, तो अब की बार 2005 ऑटोमेटिकली बेस मान लिया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 2006। इन द सेम वे अगर आप 2008 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2007 ऑटोमेटिकली बेस मान लिया जाएगा जिस किसी ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड चेन बेस इंडेक्स। फिक्स बेस इंडेक्स में पूरे क्वेश्चन के अंदर हर बार बेस एक ही बना रहेगा, जो भी आपसे क्वेश्चन में बताया जाएगा वो वाला, और नहीं बताया जाएगा तो अपनी तरफ से फर्स्ट वाला बेस आप मान लेंगे। लेकिन चेन बेस इंडेक्स में क्या होगा? सपोज आप कैलकुलेशन कर रहे हैं इस वाले ईयर के लिए 2005 के लिए, तो इसके लिए बेस कौन होगा? 2004 का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बेस कंसीडर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं जैसे आपके पास चेन बेस इंडेक्स अप्लाई करना है, क्वेश्चन का सीक्वेंस यही वाला है, वही नंबर हमने रखे हैं, तो अब की बार हम CBI निकालेंगे चेन बेस इंडेक्स। कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले 2002 है, तो 2002 से पहले हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, हमारा सवाल कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा, और 2002 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हम डैश लगा देंगे। इसका मतलब है इसकी कैलकुलेशन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। 2002 की कैलकुलेशन करने में दिक्कत क्या है? 2002 के लिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 2002 तो हमारा करंट ईयर हो गया, और जो उसके पहला वाला ईयर होगा वो हमारा बेस ईयर होगा। अब उससे पहले के ईयर की डिटेल ही नहीं गिवन है, तो हमें कैलकुलेशन लाए कहां से? इसका मतलब वहां पर ये इंडेक्सिंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब आया अगला वाला ईयर 2003। 2003 की बात करते हैं तो यहां पर करंट ईयर की वैल्यू कितनी आ रही है? 22। तो करंट ईयर की वैल्यू है 22, और इसके लिए जिसको हम बेस मानेंगे उसकी वैल्यू कितनी है? 20। इसके लिए बेस वैल्यू है 20 और इनटू में ले आएंगे 100, तो ये हमारा कैलकुलेशन से PR इसमें से ड्रॉ हो जाएगा। सेम मैनर यहां तो वैल्यू हो गई 110%। नेक्स्ट वैल्यू है 25। अब 25 यानी कि 2004 के लिए कैलकुलेशन करना है, कैसे चलेगा? तो 25 इज द करंट ईयर वैल्यू P1 अपॉन, नाउ विच नंबर वी शुड कंसीडर एज बेस? 22 वुड कंसीडर एज बेस बिकॉज जिस किसी ईयर के लिए करंट ईयर में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे ठीक पुराना वाला ईयर बेस कंसीडर होगा। दिस इज 22 इंटू 100। अभी जैसे यहां पर कैलकुलेशन है 28, इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं क्या क्या नंबर्स आएंगे, तो ये हो जाएंगे 28 अपॉन 24 इंटू 100। ऑन द सेम वे यहां पर है जैसे 30 एंड दिस टू बी डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100। अगर हम इस वाले ईयर के लिए बात करें 23 के लिए, तो इट शुड बी 23 डिवाइड बाय 25 इंटू 100। ये हमारे पास इंडेक्सिंग का पैटर्न रहता है और इस पैटर्न से हम CBI ड्रॉ कर पाते हैं, और इस CBI से हमारे PR यानी प्राइस रिलेटिव्स निकल आते हैं, ये कितना कितना वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रखा है। तो ये हमारा वर्किंग का पैटर्न है। हमारे पास एक नंबर रहता है 24, तो 24 वाले कैलकुलेशन है 24 अपॉन 23 इंटू 100।
स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन में आप ये समझ गए होंगे कि जैसे कि ये नंबर्स कितने कितने आ रहे हैं, 113, 92, 104, 116, 107। तो स्टूडेंट्स ये हमारा परसेंटेज परफॉर्मेंस है और इसको हमने वैल्यू करी है। हमको चाहिए कि हम ये कैलकुलेशन डेसिमल के डबल डिजिट्स में कैलकुलेशन करके रखें। तो कैलकुलेशन डेसिमल नंबर्स में डबल डिजिट में रहेगा तो वो एक सूटेबल वर्किंग पैटर्न रहता है। फिलहाल हमारे पास में चेन बेस इंडेक्स का ये सीक्वेंस है और चेन बेस इंडेक्स में वर्किंग कौन सी तरीके से होती है वो हमने अभी किया और इस जानकारी को हमने फिक्स बेस और चेन बेस की वर्किंग को कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये इंडेक्सिंग है, लेकिन ये दोनों मेथड्स केवल और केवल तब एप्लीकेबल होंगे जब वर्किंग कैलकुलेशन में केवल इंफॉर्मेशन फॉर प्राइस गिवन है और प्राइस के अलावा कोई दूसरी जानकारी कैसी भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड चेन, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग नंबर व्हेन ओनली प्राइस इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर कोई क्वेश्चन आपको इंडेक्स नंबर में दिया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन केवल प्राइस के लिए हो, क्वांटिटी के लिए कोई बात ना कही जाए, और ऐसा हो सकता है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों के बारे में बात कही जाए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पर केवल और केवल क्वांटिटी की बात कही जा रही है और प्राइस की बात बताई ही नहीं गई, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से इनकम्प्लीट है और आपको पहले क्वेश्चन में दी गई अदर डिटेल्स के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइस वैल्यूज में और तब आप कैलकुलेशन आगे करेंगे। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आंसर्स हमेशा उतने ही आएंगे जितने की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे जाने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ईयर्स की गिवन है। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं 2, 3, 5, 7, 8 जितने भी हैं उतने ही आंसर आपके इसमें डेरिवेट हो जाएंगे। So thanks students for watching this video. Please like, subscribe and share this channel so that other may be also benefited. Thanks for watching. Yes students, we are continuing with this topic and we had learned how we can calculate index number when information given only for price. Now this time we are studying how we will calculate index number when information is given in both of the aspects, price as well as quantity. So suppose students informations are given 2012, parallelly they are given information 2015 and this information is further divided in two parts. One is for price and second for quantity, again one for price and second for quantity. This is the first detail for 2012 for price and quantity, and in next again 2015 price and quantity both are again given. So students, there are few of the commodities for which we are discussing. First is rice. So in a family they are purchasing a particular specific variety of rice at the price of rupees 30 per kg, and in their family in the year 2012 they were of consuming 4 kilograms of rice during the month. On the same way they were of purchasing wheat for their family consumption requirement, and for the purpose of wheat they were of indicating that for the purpose of wheat the price of wheat at that time was of rupees 20 per kg and quantity that they are consuming at that time, this is 5 kg of wheat. As well as they were of consuming oil for the family, and oil was the price of rupees 100 at that time, and that was consumption of 2 liters or 2 kilograms. That was the family requirement for the specific month in the year 2012. So in the year 2012 in the specific month they are consuming this one. The same family in the year 2015 now they were of paying for price as per the market condition. Now this is went to the price level of rupees 40, and now the quantity consumption remain state as it is for 4 kilograms or 4 units for the month. On the purpose of wheat, now they need to pay more to the extent of 25 rupees, but the quantity consumption again went to reduce down. This is for 4 kilograms of wheat now they are consuming. On the same way, now they need to pay for oil, and now they need to pay 100 rupees again, but quantity consumption went to 2.5 liters or kilograms of
oil now. So student, this is the information given, and you may see that information given in both of two aspects, in the year as well as second year, and they were indicating us price information as well as quantity information, and parallelly they were given also price and quantity too. So both of these two details they are giving to us. Now how we will calculate this? So first of all they will provide one more information. Suppose they were asking calculate price relative for the year 2015 taking 2012 as base. So this time they were of indicating calculate price relative for the year 2015 taking 2012 as base. So student, this time information is given in both of these two aspects. As they were asking for 2015, so this 2015 P would consider as P1 and this quantity would consider as Q1, while this one considered as P0 and this one is considered as Q0, because this one we are considering as base year and this one we are considering as previous year, current year. स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन के अंदर में इस बात का क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने आप से पुराने वाले ईयर को बेस मान लेंगे, लेकिन ऐसा केवल तब करना है जब क्वेश्चन में इसका क्लियर आइडेंटिफिकेशन ना दिया हो। अदरवाइज क्वेश्चन की जो बात है बस वही फॉलो करेंगे। 2012-15 की बात आ गई। नाउ वी हैव 3 formulas टू अटेम्प्ट ऑल दिस, सो विच ऑफ द स्पेसिफिक वन वी नीड टू अप्लाई, वी नीड टू लर्न नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसीडरिंग फॉर लेस्प्रे फॉर्मूले। Lespre is a very senior statistician and his name is Lespre, so according to his name the formula is also applicable. This is Lespre method. Lespre साहब ने अपना मेथड बताया कि इंडेक्स नंबर कैसे करके आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स निकालने के लिए, PR निकालने के लिए, प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया समीशन P1 Q0 ओवर समीशन P0 Q0 into 100. That is the formula that they need to apply for calculation of Lespre method. Lespre method summation in total करना होगा किस चीज का, P1 Q0. So this one is P1, this is Q0. 40 multiply with 4, 25 multiply with 5, 100 multiply with 2. These two numbers and 3 numbers need to multiply and then make it total. It means summation P1 Q0. This is the formula for Lespre method. So अगर आपको Lespre method के थ्रू चलना है तो आपको ये फॉर्मूला बताना पड़ेगा। सेकेंड जो फॉर्मूला हमारे पास सजेस्ट होता है इंडेक्स नंबर को लेकर के, इसमें होता है पास्चे मेथड। तो पास्चे मेथड में कैलकुलेशन का उन्होंने अपना तरीका बताया। ये प्रोफेसर पास्चे का अप्रोच था और इस अप्रोच में प्रोफेसर साहब ने एडजस्ट किया कि आप कैसे करके पास्चे मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहां पर PR निकालने का फॉर्मूला जो अप्लाई होता है जैसे समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q1 इंटू 100। ये फॉर्मूला पास्टे साहब का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे और इसमें पास्टे के अकॉर्डिंग इंडेक्स आएगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से अलग अलग अटेम्प्ट करते हैं, लेस्प्रे के अकॉर्डिंग और पास्टे के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग आंसर आएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से वाले मेथड की बात फिलहाल कही जा रही है। थर्ड, यहाँ पर एक और हमारे पास सीक्वेंसिंग है और जो थर्ड नंबर का सीक्वेंस हमारे पास है दिस इज कॉल्ड फिशर मेथड। तो अभी जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला है इसका नाम है फिशर मेथड और इस फिशर मेथड के थ्रू हम यहाँ पर कैलकुलेशन और कर सकते हैं। अब ये फिशर मेथड के थ्रू वर्किंग कैसे होगी, तो फिशर मेथड में हमको यहाँ पर PR प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान मेथड है ये वाला, हालांकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। तो आसान बात ये है कि यहाँ पर लेस्प्रे का फॉर्मूला और फिशर का फॉर्मूला, सॉरी लेस्प्रे का और पास्चे का दोनों का फॉर्मूला यहाँ एक साथ अप्लाई होता है। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, पहले इनका फॉर्मूला लिख लेंगे। जैसे समीशन P1 Q0 ओवर समीशन P0 Q0 इनटू सेकंड वाला फॉर्मूला, तो दिस इज समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q1 एंड दिस टू बी मल्टीप्लाई विद 100 एज यूनिवर्सल एंड दिस टू बी स्क्वायर रूट। पहले वाले का फॉर्मूला, बाद वाले का फॉर्मूला, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। दिस इज फिशर मेथड। तो स्टूडेंट्स, अगर किन्हीं पर्सन को लेस्प्रे का फॉर्मूला आता है और पास्चे का फॉर्मूला आता है
तो वो फिशर का फॉर्मूला आसानी से रेडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उनको तो कंफर्टेबल हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को फिशर का फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर उस पर्सन के लिए लेस्परे और पास्चे का फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? तो मैं आपको फिशर का फॉर्मूला रेडी करने का एक ट्रिक बताता हूं कि आप फिशर का फॉर्मूला किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। ये सब कुछ कॉपी कर लिया ना आपने, तो अब समझिए फिशर का फॉर्मूला कैसे कॉपी होगा, कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे फिशर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वर्किंग सीक्वेंस किस तरीके से ट्रेंड करने वाला है, इस पर आपको ध्यान देना है। अभी तुरंत से 1 मिनट के अंदर बात बन जाएगी। इंडेक्स नंबर निकालना है और इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए आप जो अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाई करने वाले हैं फिशर मेथड, और फिशर मेथड का फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई करेंगे। तो फिशर मेथड का फॉर्मूला किस तरीके से चलेगा उस पर आप ध्यान दीजिए। फिशर का जो फॉर्मूला चलने वाला है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू यहां पर हम वर्किंग करेंगे, और इस वर्किंग के अकॉर्डिंग टू हम यहां फिशर मेथड अप्लाई करेंगे। तो सुनिए, हम करेंगे समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू, समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू। 4 जगह पर आप समीशन पी क्यू नोट कर दीजिए जैसे मैंने किया। और इस समीशन पी क्यू के बाद से एक बिल्कुल सिंपल सी बात, 10 बजे हम हमारे घर से मेला देखने निकले, 10 बजे, और जहां मेला लगा हुआ था वहां पहुंचे 11 बजे। घर से तो निकले 10 बजे और पहुंचे 11 बजे। 12 बजे तक हमने मेला देखा और 1 बजे हम अपने घर आ गए। 10, 11, 12, 1 मेले गए थे, तो वहां से जाकर के एक कैप ले आए और कैप की कीमत थी 100 रुपए। ये हमारा बन गया फिशर का फॉर्मूला कंप्लीट। तो अगर इसमें फर्स्ट हाफ ले लिया जाए तो ये लेस्परे का फॉर्मूला है, और सेकंड हाफ ले लिया जाए तो ये पास्चे का फॉर्मूला है, और कंप्लीट कर लोगे तो ये फिशर का फॉर्मूला। बात हमारा यहीं की यहीं कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंडेक्स नंबर निकाले जाने में फिशर के फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक है। 10, 11, 12, 1 आसानी से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो अभी इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन जैसे हमें करनी है, और ये कैलकुलेशन को हम लोग फिलहाल एक मेथड से फॉलो करेंगे। तो हमने फिलहाल मान लिया कि हमें लेस्परे मेथड के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। तो अगर हम लेस्परे के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं तो फॉर्मूले करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। तो लेस्परे के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू हमें चाहिए कि यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 ओवर सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जिससे लेस्परे का फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? P1 Q0 हमें चाहिए। P1 Q0 बॉक्स बना लेंगे। P1 Q0, P1 तो ये 40 और Q0 है 4, मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 160। 40 मल्टीप्लाई विद 4, 25 मल्टीप्लाई विद 5 इट इज 125, ऑनवर्ड्स 100 मल्टीप्लाई विद 2 दिस इज 200। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल टोटल कितना बनता है यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो दिस इज 85 एंड देन मेक इट टोटल, इट इज 485। सेम वे वी नीड टू डू P0 Q0। So P0 Q0 we required this one. So 30 multiplied with 4, this is 120. Then 20 multiplied with 5, this is 100. And then last we need 100 multiplied with 2, this is 200. So finally total goes to 420. Now we need to apply the formula in the sequencing. Formula already we had written, but I will like to write again. So this time we need Lespre formula. So Lespre formula says summation P1 Q0 over summation P0 Q0 into 100। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट केवल फिशर के फॉर्मूले में और कहीं नहीं है। तो यहां पर मैं ये सीक्वेंस है हमारा, तो P1 Q0, तो दिस इज समीशन P1 Q0 485 and this 485 to be divided by 420 and this to be multiplied with 100। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी हम करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बिहाफ पर आंसरिंग हमारे पास आ जाएगी। 485 डिवाइड बाय 420 एंड दिस टू बी मल्टीप्लाई विद 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच इज दिस? 115.476%। स्टूडेंट्स, इस बात का एक सेंस, इस बात का एक मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर और लेस्परे मेथड के अकॉर्डिंग किया गया ये कैलकुलेशन फाइनली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इतना सामान कोई एक फैमिली, कोई एक इकोनॉमी, कोई भी एक जगह पर
ये सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सेम मटेरियल जो फैमिली 2012 में अपना खर्चा अगर 100 रुपए में चला पा रही थी, तो अब 2015 में इस फैमिली के बजट में 15.476 का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो काम ये पहले 100 रुपए में कर पा रहे थे, अब उतना ही काम करने में इन्हें 115 रुपए अब खर्च करने पड़ेंगे। यहां पर ये 115 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जो सामान पहले 100 रुपए में फैमिली का खर्चा हो पा रहा था, अब वो खर्चा फैमिली का कितना पहुंच गया? 115, यानी कि यहां पर इंक्रीज हुआ है, फैमिली का बजट अप्रोक्सीमेट 15% इंक्रीज कर गया। दिस इज लेस्प्रे इंडेक्स नंबर, एंड द सेम मैनर यू कैन ड्रॉ for Paste index number as well as the Fisher index number. So students, in this video we had covered the index number by using two of the components simultaneously. One is only price information is given, and price and quantity, both informations are given for 2 or 3 different years. This time we have information 2012 as base years, so we are selecting price and quantity as 0 for the base year, and 2015 as current year, so P1 and Q1 considered like this. Then we apply L'Esprit formula. So before attempting the question, first I write the formula. Formula says for sigma P1 Q0 over P0 Q0. So P1 Q0 I write at first, so that I may aware in myself that which of the multiplication I need to do. So this is P1 Q0. What I need to multiply over here? This is P1 Q0. Now it is easy to me. Then next we need summation P0 Q0. So this is P0 Q0. So P0 Q0. So this way, if you write on the top whatever you need to apply, then it is easy that which of the numbers should be multiplied over there. Then it is totaling of all this, so summation P1 Q0 and next one, and then we need to put the formula and get the information. This is the basic method by which we are applying this. So thanks students, please do practice for these kind of informations and apply Fisher index number using 10, 11, 12, 1. It's very easy to learn by this formula, and you may remember and recall as and when required. Thanks students for watching this video. Please try to like and share.